एक लाइन सेगमेंट से ऐसे ड्रॉ करता हूं तो मैं क्या मिलता है कि डी इज पैरेलल टू बीसी एंड वही कह रहा है क्या मिलेगा फिर डी इज पैरेलल टू बीसी एंड डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी। उसका क्या होता है आधा होता है। तो यही मेरा क्या है मिड थ्योरम है। क्या है इसको क्या कहते हैं मिड थ्योरम ऑफ अ ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में है टू parallelograms are two parallelogram are on the same base and between the same parallels between the same parallels. Okay, find the ratio of their area. Find the ratios of their area. तो बच्चों पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट। ओके, तो ये क्या होता है पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है सबसे पहले पैरेललोग्राम एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट यानी कि एच बी होता है एच इंटू बी। बी इज स्टैंड फॉर बेस एंड एच इज स्टैंड फॉर हाइट। अब क्या दिया है बच्चों की एक है ना कोई पैरेललोग्राम है जो कि ड्रॉ किया गया है बीच में दो पैरेलल लाइंस के बीच में और उसका बेस सेम है यानी कि ये बेस अगर कुछ पैरेललोग्राम आप ऐसे ड्रॉ कर दो। ठीक, एक पैरेललोग्राम आप ऐसे ड्रॉ कर दिया आपने, दूसरा पैरेललोग्राम सेम बेस यानी कि इसी बेस को लेकर एक दूसरा पैरेललोग्राम यानी कि अभी पहले ए बी सी एंड डी इज अ पैरेललोग्राम सेम बेस। लेकिन आप क्या कर रहे हो पैरेललोग्राम दूसरा एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहे हो ओके, तो ये क्या होगा बेस तो अभी क्या है मेरा सेम रहेगा। क्या रहेगा बेस ये एज इट इज रहेगा। ओके ठीक, लेकिन दूसरा पैरेललोग्राम है तो देखो एक और नया कुछ पैरेललोग्राम मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं। ठीक, एक नया पैरेललोग्राम बिल्कुल ऐसे में ड्रॉ किया है। कैसे किया बिल्कुल एक ये नया पैरेललोग्राम तो ये बीसी हो गया, इसको ईएफ कर दो। तो अब पूछ रहा है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी अपॉन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ के बारे में पूछ रहा है। तो देखो ए बी सी डी बच्चों क्या होता है बेस इंटू हाइट। तो देखो बेस दोनों का ए बी है। क्या बेस क्या है दोनों का ए बी है ना, ए बी है तो यानी कि क्या हो गया बेस ए बी और हाइट। देखो बच्चों ये पैरेललोग्राम अगर मैं ए बी सी डी लूं तो ये हाइट ना होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द बेस ना होता है। तो ये हाइट मेरा क्या हो गया डी पी लिख दो। ओके, तो ये क्या हो जाएगा डी पी। ओके, सिमिलरली अगर मैं ये देखूं पैरेललोग्राम ए बी ई एफ देखूं, क्या देखूं एक ये पैरेललोग्राम ए बी ई एफ ये पैरेललोग्राम। तो देखो बेस क्या है आपका ए बी एज इट इज बेस है और हाइट क्या है। तो बच्चों देखो तो दोनों पैरेललोग्राम क्या है कि हैव द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स यानी कि इसका भी जो क्या होगा दोनों सेम पैरेलल्स है यानी कि दोनों जो ये पैरेलल्स है ना आपस में दोनों इसका सेम है यानी कि इसका जो पैरेलल है वही एक अदर पैरेललोग्राम का पैरेलल। तो देखो बच्चों इसका जो अगर आप क्या लोगे हाइट लिए तो ये आया, बेस तो एज इट इज आया ना तो हाइट। अब जो दोनों पैरेलल्स है तो यानी कि इसका भी जो आप
इसका भी जो आप हाइट लोगे, मान लो उसको रिप्रेजेंट करता हूं आर से, तो क्या होगा ई आर इज इक्वल टू डीपी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा ई आर इज इक्वल टू डीपी। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि दोनों सेम पैरेलल्स है। अगर बच्चों बताओ ये दोनों सेम पैरेलल्स है तो मैं इसके अंदर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, फॉर एग्जांपल एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं और एक ये परपेंडिकुलर, दोनों अगर सेम पैरेलल्स के बीचों बीच में, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू सेम होगा ना। तो वही मैं लिख रहा कि डीपी इज इक्वल टू ई आर, तो ए बी इंटू ई आर, और बेसिकली डीपी इज इक्वल टू ई आर। तो ई आर को मैं रिप्लेस करके क्या लिख सकता हूँ? डीपी लिख सकता हूँ क्या? तो ये देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यानी कि रेशियो क्या हो गया 1। और यही पूछा था फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 1। ओके, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में आपका फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड which is at a distance of which is at a distance of 5 centimeter from the center of a circle, from the center of a circle of radius 13 सेंटीमीटर, of the radius 13 सेंटीमीटर। देखो बच्चों क्या क्वेश्चन दे रहा है, एक सर्कल है, ओके, जिसका रेडियस कितना है, 13 सेंटीमीटर है, और कह रहा है एक कॉर्ड कोई ड्रॉ किया है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर क्या है 5 मीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर पे एक मैं क्या करूंगा, ड्रॉ कर दूंगा एक कॉर्ड को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेंटर क्या है 0 पे सेंटर ले लो, ओ पे रिप्रेजेंट कर दिया सेंटर। अब ये आपका क्या दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, और ये क्या दिया हुआ बच्चों, ये 13 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों लिया देखो, क्योंकि ये सेंटर में इसको अज्यूम कर लिया ना, ये क्या है आपका सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर से मतलब पेरीमीटर यानी कि पेरीफेयर पे अगर मैं बनाऊं तो वो बेसिकली क्या होता है, रेडियस होता है ना। ये अगर पेरीफेयर पे लूं मैं, सेंटर टू पेरीफेयर, तो ये क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये ना अगर मैं नंबरिंग कर दूं, नेमिंग कर दूं, तो ए बी और सी हो गया क्या। तो अब मेरा क्या निकालना है, बेसिकली एसी का लेंथ निकालना है ना। देखो ना, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड मेरा क्या है, एसी इज अ कॉर्ड, क्या है एसी इज अ हेयर, एसी इज अ कॉर्ड, यही कॉर्ड है ना एसी, इसी को निकालना है ना। तो एसी का वैल्यू बेसिकली निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम सिंपल यूज कर सकते हैं। देखो कैसा होगा, ये आपका एसी हो गया क्या, और ये क्या होगा बीच में कोई पॉइंट बी हो गया क्या, और ये आपका क्या हो गया सेंटर 0, तो यहाँ पे क्या होगा ये डिस्टेंस 5, और ये डिस्टेंस आपका 13, और ये डिस्टेंस 13। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के बताओ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोलोगे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 169 बाई माइनस 25 इज इक्वल टू 144, यानी ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। तो सिमिलरली पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या हो जाएगा, बीसी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है क्या। एक ये ट्रायंगल, पहले मैं ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ए बी ओ के बारे में चर्चा कर रहा हूं, फिर सिमिलरली ट्रायंगल ओ बी सी के बारे में चर्चा किया, तो वहां से बीसी निकला। तो ये बच्चों क्या है 12 सेंटीमीटर, ये क्या है 12 सेंटीमीटर, यानी कि मैं एसी को क्या लिख सकता हूँ, ए बी प्लस बी सी, दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। यानी कि लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना हो गया, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो।
क्वेश्चन नंबर 13 देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर मेरा 13 है। 13 देखो क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। Equilateral triangle with side 2 root under 2 into root under 3 सेंटीमीटर। ओके, तो ये बच्चों क्या होता है, सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा बताओ? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना है ना। हाँ, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा? √3/4 साइड स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर क्या दिया हुआ है? साइड का वैल्यू कितना है? 2√3, यानी कि ये क्या हो जाएगा? √3/4 2√3 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू √3/4 into 4 into 3, दैट इज इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो गया? 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या हुआ? द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ an equilateral triangle with side 2√3 meter is 2√3 सेंटीमीटर इज। ओके बच्चों, तो बताओ बच्चों क्या इसमें सॉरी क्वेश्चंस गलत में लिख दिया। द इक्विलेटरल सरफेस एरिया ऑफ एन क्यूब होगा, सॉरी नॉट, क्वेश्चन गलत लिख दिया। द इक्विलेटरल सरफेस area of a cube is 100 centimeter square. Okay, meter square, 100 meter square. Then find the volume of cube. Then find the volume of cube, ऐसा क्वेश्चन है। ओके, तो देखो क्या है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल सरफेस द लेटरल सरफेस सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब दिया हुआ है। ठीक, तो बच्चों क्यूब क्या होता है? क्यूब क्या होता है? कुछ ऐसा फॉर्मेट में होता है ना। ये कुछ फॉर्मेट होता है क्यूब का। ओके, ये जो फॉर्मेट होता है क्यूब का, तो आप क्या करोगे, इसका क्या होता है? साइड्स इक्वल होता है, यानी कि अगर आप देखो तो ये आपका साइड है। ओके, ऐसा कुछ आपका ये क्या है? क्यूब है, यानी कि इसका साइड ए होता है, तो सबका साइड इक्वल होता है। ठीक, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, सब कुछ इक्वल होगा, सभी साइड्स क्यूब का। तो लेटरल सरफेस एरिया का वैल्यू क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1/4, क्या होता है? 1/4 इज इक्वल टू 4 साइड स्क्वायर होता है। क्या होता है?
4 साइड स्क्वायर, तो इसका इंफॉर्मेशन कितना दिया हुआ है 100, इसका क्या दिया हुआ है 100, यानी कि साइड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई में फर्दर करूंगा तो ये क्या आएगा 100/4 दैट इज इक्वल टू 25। तो साइड इज इक्वल टू क्या आ गया, साइड इज इक्वल टू √25 दैट इज इक्वल टू 5। तो ये वैल्यू कितना आ गया बच्चों, साइड का वैल्यू कितना है 5 मीटर हो गया। ओके, क्योंकि यूनिट कितना था 5 था। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछ रहा है ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड का होल क्यूब। तो साइड मेरा क्या आया था 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर का होल क्यूब इज इक्वल टू 125 मीटर क्यूब। तो आंसर क्या हो गया इसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 125 मीटर क्यूब। बच्चों ये बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं, वैल्यूज रखना है, फॉर्मूला आपको अगर नोन है तो बिल्कुल वैल्यूज रखो और आंसर, फाइंड द आंसर, और कुछ नहीं है इसमें, कोई लॉजिक नहीं है बच्चों, इसमें कोई लॉजिकल नहीं है। 2 क्वेश्चन बस लॉजिकल का था और आगे है ना 1-2 क्वेश्चन बस लॉजिक वाला आएगा, और इसमें कुछ नहीं करना है। देखो बच्चों 15 क्वेश्चन है, फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 100 to 150। ये बच्चों है ना क्वेश्चन आप में, ये बच्चे आप क्वेश्चंस क्या करोगे, आप इसको बिल्कुल क्वेश्चन इसमें पूरा नहीं दिया हुआ है, क्लास ऑफ द मार्क अब मेरे को मालूम नहीं है इसीलिए मैं इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर पा रहा। 16 क्या है, राइट यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट्स। देखो बच्चों यूक्लिड 5th पोस्टुलेट्स क्या कहता है, एक बेसिकली एक पोस्टुलेट्स आपका जो होता है ये थ्योरम के टाइप का दिया रहता है। ओके, तो ये आपका है ना बेसिकली मैं लिखवा दूंगा, आप है ना एक बार यूक्लिड पोस्टुलेट्स खुद से कर लेना। ओके, खुद से करना। ओके, यूक्लिड पोस्टुलेट्स आप खुद से करना, मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, मतलब कि कोई एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। बच्चों आप है ना खुद से एक बार कर लेना यूक्लिड पोस्टुलेट्स है ना, फिर इससे बहुत टाइम लगेगा, बहुत कंज्यूमिंग है, कुछ नहीं, आप है ना इसको मैं आपको है ना सर को भेज दूंगा, आप सर से ले लेना, ठीक। ओके, 16 नंबर है, 17 नंबर देखो, 17 नंबर जो थोड़ा हार्ड है बता रहा हूँ, ये बेसिकली यूक्लिड पोस्टुलेट एक थ्योरम की तरह है। 17 नंबर क्या है, देखो क्वेश्चन में क्या है 17 नंबर, फाइंड द मीन ऑफ द क्लास, मीन ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। क्या बोल रहा है, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। बेसिकली बच्चों फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कौन कौन सा होगा, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो मीन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मीन इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल द टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब मीन इज इक्वल टू क्या होता है, मीन बेसिकली बच्चों एवरेज होता है, क्या होता है एवरेज होता है आपका है ना। मैं अभी टॉपिक करूंगा स्टैटिस्टिक्स, तो उसमें बताऊंगा मीन मोड मीडियन टर्म आएगा आपका, तो अभी बस कैसे कैलकुलेट करते हैं वह बता देता हूं, ठीक। मीन इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस में कौन कौन सा आ गया बच्चों, 1 2 3 4 5, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 1 2 3 4 5, यानी कि 5। नंबर मतलब 5 और सम मतलब उसका जो ऑब्जर्वेशन दिया था, तो यहाँ नेचुरल नंबर 5 नेचुरल नंबर था, तो काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड एज अ नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके क्या करेगा, तो ये वैल्यू कितना देगा 3 + 3 6 + 4 10 + 5 50/5 इज इक्वल टू 3, यानी कि मीन कितना हो गया, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का मीन कितना हुआ इज इक्वल टू 3। अब क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करता हूं।
बच्चों बिल्कुल इजी है, यूक्लिड वाला मैं है ना आपको क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल थ्योरियम है, उसका है ना मैं स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा, आप देख लेना। फिर डिफाइन करूंगा ना तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। ये क्वेश्चन क्या है, कैन 7/5 बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, गिव रीजन ऑफ एन इवेंट, क्वेश्चन मार्क है, गिव रीजन, मतलब लॉजिक देना है। बच्चों हमेशा याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एनीथिंग, यानी कि किसी चीज का हैपनिंग होता है ना, हमेशा क्या होता है, किसी चीज का फाइंडिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एनी इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 और लेस देन 1। याद रखना, नोट में लिख लो, नोट में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू 1 और लेस देन 1, मतलब बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ऐसे इसको अगर मैथमेटिकली देखूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो बच्चों अगर ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 7/5 था ना, तो 7/5 को क्या लिखूंगा, 1.4, तो ये क्या हो गया बच्चों 1.4। जब 1.4 देखो ना, इट इज ग्रेटर देन 1 है ना, तो ऐसा तो प्रोबेबिलिटी कभी आएगा ही नहीं, इसीलिए 7/5 इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो रीजन क्या हो गया, इट इज द फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, तो ये क्या हो गया बच्चों, 18 नंबर आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। अब देखो 19 नंबर क्या है, क्वेश्चन 19 देखो, क्वेश्चन 19 देखो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/√5। ओके, ये क्या है बच्चों, इसका कुछ ऐसा निकालना, तो बच्चों अगर इसको सिंप्लीफाई करना है ना, तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूं क्या, √5 से एक मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करूं, एक डिनोमिनेटर में करूं, तो ये क्या होगा, √5/2 into 5 दैट इज इक्वल टू √5/10। तो ये क्या हो जाएगा, √5 का देखो आप वैल्यू निकालना, तो इसका क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या आता है, √5 इज इक्वल टू 2.236/10 दैट इज इक्वल टू 0.2236, यानी कि बच्चों ये क्या हो गया, √5 इज इक्वल टू 0.2236।